43 you had, I didn't hear any, but I had Justin flag me down. You go to that 43 you had. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम रेप को और इस रेप कल्चर को धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। क्या क्या चलता है इन कंडीशंस में ऐसे रेपिस्ट के दिमाग में, जिसकी वजह से वो ऐसे काम करते हैं, और ये समस्या कितनी ज़्यादा गंभीर है उसे लॉजिकल वे में अंडरस्टैंड करेंगे। एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वे में हम सारे प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस को काउंटर करेंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम देश में बढ़ते रेप के इस प्रॉब्लम को किन किन तरीकों का यूज करके रेप और विक्टिम की जान दोनों बचा सकते हैं। दोस्तों, रेप एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में बात करना सहज नहीं है, लेकिन हमें हमारे समाज के लिए कुछ सॉल्यूशंस को निकालना होगा जिससे लोगों में ऐसी बातों में ज़्यादा घबराहट और डर के बजाय कुछ प्रिवेंशंस निकल कर सामने आए। दोस्तों, सबसे पहले रेप्स पिछले दशक में बाकी पुराने दशकों की तुलना में बढ़े हैं, और ये रेप्स औरतों के साथ 2 साल से लेकर 12 साल तक छोटे बच्चों के साथ और बुजुर्ग महिलाओं तक के साथ हुए हैं, जिसमें NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से लेकर आज तक के केसेस पूरे भारत में 35,000 तक लगभग रही है, और ये केसेस जो दर्ज हुई हैं वो एडल्ट्स की हैं, लेकिन इससे भी कई गुना ज्यादा गंभीर हालत बच्चों की है, और उसमें भी NCRB के रिपोर्ट के मुताबिक 71,176 रेप्स 2018 में और 64,137 2016 में हुए हैं, जिसमें बच्चे ज्यादातर घरेलू यानी किसी फैमिली मेंबर या फिर किसी जान पहचान वाले बाहरी इंसान के द्वारा रेप का शिकार बने हैं, और ये नंबर्स एडल्ट्स के कंपैरिजन में एग्जैक्ट डबल हैं, जिसकी वजह से हमें इस तरह के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम रेप को एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर समझ सकते हैं, एक ऐसा बिहेवियर जो सब करते हैं। मतलब इस टर्म का पूरी सोसाइटी बुरी तरह से एक भाग है। एग्जाम्पल के लिए कोई बचपन में ही आपके साथ ऐसा बिहेव करे जो आपने कभी नहीं सोचा था कि यार ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूँगा। ये एक लड़का एक लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ, या फिर एक लड़का एक लड़की के साथ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई लड़का किसी दूसरे लड़के को अचानक सेक्स के लिए फोर्स कर रहा है, तो दूसरा लड़का अगर इस सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह के सिचुएशन में वो एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर का शिकार बन जा रहा है। या फिर किसी भी तरह का इंसान जो कि मिसबिहेव करे, डिसरिस्पेक्ट करे किसी भी इंसान का, तो वो नॉर्मली उसका माइंड हरास करता है। और ये बात आप इस तरह के एग्जाम्पल से भी कंपेयर कर सकते हैं कि जब कोई लड़की अकेले जा रही हो और लड़के उसे परेशान कर रहे हो, तो एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को कैसे हैंडल करें जिसमें कुछ अनजान लोग बुरी बुरी बातें बोलते हैं। इससे माइंड जो महसूस करता है वो डार्क सिचुएशन एक माइंड हैरेसमेंट का पार्ट है। अगर कोई बड़ा बच्चों पर ऐसा अनएक्सपेक्टेड बिहेव करता है, जैसे मासूम बच्चे हमेशा किसी नए पर भी एक उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं, तो ऐसे बिहेव के चलते उन्हें इतनी छोटी उम्र में एक्सट्रीम माइंड हरेसमेंट का शिकार बनना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो आज बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन उनके बचपन के इन घटनाओं में उनका शरीर उन सिचुएशन में सुन्न पड़ जाता था और अपनी बातें आज मीडिया के सामने रखते हैं। दोस्तों, ये सारे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर एक तरह से पूरी सोसाइटी का हिस्सा है, क्योंकि लोगों का अपने परिवार या फिर बाहर अगर सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है, इसमें डांटने और मारने का प्रचलन एक एक्सट्रीम लेवल का हिस्सा है। उन्हें एक अच्छे एनवायरनमेंट और एक अच्छे बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के बजाय ऐसे सिचुएशंस में उन्हें क्या करना चाहिए, चीजें इतनी ज्यादा एक्सट्रीम हो उससे सिखाने के बजाय, मतलब आप कर क्या रहे हो, आप अपने परिवार के बच्चों के गलत के खिलाफ लड़ने की ताकत खत्म कर रहे हो। उनकी छोटी गलतियों की बड़ी सजा, ऐसे चीजों पर बच्चों का दिमाग समझ नहीं पाता है, और वो उन बातों से एक एक्सट्रीम परसेप्शन बनाते हैं और फेलियर के डर से डरते हैं और थर थर कांपते हैं। हमें उन्हें डरना नहीं सिखाना चाहिए। ऐसे अवसर में कोई काम कैसे अप्लाई करना है सिखाना चाहिए। डिसरिस्पेक्ट करना किसी को, भले ही वो बच्चा हो, एक कैरेक्टर को खत्म कर देता है, और फिर वो बच्चे सारी जिंदगी उस डर को खत्म नहीं कर पाते, जो लगातार बढ़ता है और सारी जिंदगी घबराते हैं कोई बड़ा और पहला कदम रखने के लिए। वो अपनी जिंदगी और अपने से जुड़े हुए लोगों की जिंदगी खराब करते हैं।
क्योंकि वो डर उनके अंदर है जो उन्हें हर तरह के फ्रस्ट्रेशन से जोड़े रखती है। अपना बिहेवियर किसी के ऊपर थोपना और ये तक ना सोचना कि मेरी इन बातों और बिहेवियर से क्या फर्क पड़ेगा। आप ये सोचिए कि किसी से कैसा बिहेव करना है। वो डोमिनेंस वो बच्चा भी सीख रहा है। शुरुआत में हुआ माइंड हैरेसमेंट कोई इमोशनल वर्ड नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वर्ड है जो कि दिखाता है कब कब लोगों के ब्रेन में ये बदलाव होते हैं कि जैसा लोग रेप के टाइम पर फील करते हैं, वो डार्क और घबराहट का मोमेंट। तो पता चलता है लगभग सभी लोग इन सिचुएशन से कभी ना कभी गुजरते हैं। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस विक्टिम पर होता है, क्रिमिनल पर नहीं। मतलब क्या चल रहा है रेपिस्ट के ब्रेन में, एक रेपिस्ट के क्या मोटिवेशन होते हैं जो कि ऐसा करते हैं, क्योंकि इससे हम रेप को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे और फिर उसे रोक पाएंगे। मधुमिता पांडे जो कि एक क्रिमिनोलॉजी लेक्चरर हैं, इन्होंने 122 रेपिस्ट का इंटरव्यू बिहार जेल में लिया था और इनकी रिसर्चेस एक अलग पर्सपेक्टिव पर बेस्ड थी, क्योंकि हमें सॉल्यूशन पर वर्क करना है तो क्या हो रहा है ये जानना इम्पोर्टेंट है। इन रिसर्चेस से ये पता चला कि एक रेपिस्ट उस दौरान या फिर उसके बाद क्या सोचता है। ज्यादातर हर भयानक रेप के बाद लोग रेपिस्ट को बोलते हैं कि वो दरिंदे थे, राक्षस थे, क्योंकि कोई भी सामान्य इंसान ऐसा बिहेव नहीं कर सकता। लेकिन इन रिसर्चेस ने एक अलग ही इमेज रेपिस्ट की रख दी है, जिनसे ये लगता है कि वो एक आम आदमी की तरह साउंड कर रहे थे। मतलब मैरी कॉस एक पब्लिक हेल्थ की प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक रेपिस्ट से पूछा कि उसने जबरदस्ती करी तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्होंने रेप किया तो वो इस बात को मना कर देते हैं। मधुमिता पांडे जी कहती हैं कि रेपिस्ट रियलाइज ही नहीं करते कि जो उन्होंने किया है वो एक रेप है। उन रेपिस्ट की रेप के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। दोस्तों, ये ऐसा ही है कि एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर में जिस तरह से कोई इंसान किसी को कुछ भी कहता है उससे ये रियलाइज ही नहीं होता कि सामने वाले को ऐसे इंसिडेंट में क्या महसूस हो रहा है। रेप के केसेस में जब उन अपराधियों को ब्लेम किया जाता है तो वो ब्लेम विक्टिम के ऊपर डालते हैं। मधुमिता पांडे जी कहती हैं कि ऐसे कंडीशन में कई रेपिस्ट कॉग्निटिव डिसोनेंस में होते हैं। मतलब उनके हिसाब से जो उन्होंने किया है वो दूसरों लोगों के नजरिए से थोड़ा सा अलग है। जैसे वो ये कह सकते हैं कि शरीफ लड़कियां रात को बाहर नहीं निकलती है, वो शरीफ लड़की नहीं थी, उसने छोटे कपड़े पहने थे, उसका चरित्र खराब था। एग्जाम्पल के लिए एक 49 इयर्स का आदमी जिसने एक 5 साल की लड़की का रेप किया था, उसने विक्टिम पर दोष डालते हुए कहा कि उस बच्ची का, उसकी माँ का चरित्र खराब था और वो 5 साल की लड़की उसे भड़का रही थी और उस लड़की को एक सबक सिखाना जरूरी था। इसमें वो उसी तरह से उस विक्टिम पर दोष डाल रहा था जैसा सोसाइटी अक्सर करती है, और ऐसा भी नहीं है कि वो सॉरी फील नहीं कर रहा था। उस 49 इयर्स ओल्ड आदमी ने ये कहा कि मैंने उस लड़की की लाइफ बर्बाद कर दी है, वो वर्जिन नहीं है, कोई उससे शादी नहीं करेगा, तो जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो उससे शादी कर लूंगा। इससे पता चलता है कि वो रेपिस्ट उस लड़की की ऑनर की बात कर रहा है, इज्जत की बात कर रहा है, न कि टॉर्चर और कंसेंट की। और उसे रेप के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। रेप एक बॉडी और माइंड पर किया हुआ डैमेज होता है, सारी जिंदगी उस इंसान को एक सदमे का शिकार बनाकर रखता है। अगर विक्टिम की गलती नहीं है तो इंसल्ट भी रेपिस्ट की हुई। सोसाइटल थॉट्स शुरुआत में हर तरफ से विक्टिम की इज्जत को ऊपर रखता है, लेकिन उस वक्त भी वो उसको परेशान ही करता है और वो लॉन्ग टर्म में भी विक्टिम की मदद नहीं कर पाता। तो दोस्तों, रेपिस्ट किन कारणों से रेप करते हैं उनकी 2 थ्योरीज हैं। पहली बायोलॉजिकल थ्योरी और दूसरी सोसाइटल और कल्चरल थ्योरी। मतलब ये थ्योरीज लोगों की सोच को अंडरस्टैंड करके बनाई गई हैं। बायोलॉजिकल थ्योरी के हिसाब से ऐसे बायोलॉजिकली रीजंस हैं जिसकी वजह से मेन वेमेन का रेप करते हैं। ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है मेंस की, से उनका स्पर्म स्प्रेड आउट रहे और उनका वंश जारी रहे। और जो लोग सोसाइटल थ्योरी में बिलीव रखते हैं वो मानते हैं कि सोसाइटी की तरफ से वुमेन्स को डिसरिस्पेक्ट करना या फिर नीचा दिखाना होता है, और वो डिसरिस्पेक्ट ही एक रेप का साइन है। अब बायोलॉजिकल कंडीशन को प्रूव करने के लिए कोई बड़ा रीजन नहीं है। मतलब अगर ये बायोलॉजिकल डिसफंक्शन एक नेचुरल चीज है तो लगभग रेप्स हर जगह सेम रेट से होते हैं। अब अगर आप ये कहते हैं कि रेपिस्ट दरिंदे हैं तो आप बायोलॉजिकल थ्योरी में बिलीव करते हैं, क्योंकि ऐसा कहकर सोसाइटी अपना पल्ला झाड़ लेती है कि वो क्या कर रही है। अगर रेप सोसाइटल और कल्चरल थ्योरीज के बेस्ड पे होते हैं तो हमें एक सोसाइटल चेंज की ज़रूरत है। और दोस्तों, ये इसलिए है
कि कहीं न कहीं ऐसा बिहेव, ऐसी नफरत करना, किसी को कंट्रोल करना, पूरी पावर अपने ही हाथ में लेना, ये सब सोसाइटी का नॉर्मल हिस्सा है। अब अगर किसी को कंट्रोल चाहिए और वो एक बेवकूफ इंसान है तो उसका भुगतान किसे करना पड़ेगा? पूरी सोसाइटी को करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम पूरी सोसाइटी में है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको रेप कल्चर को हटाना है या ऐसा लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमें सबसे पहले बदलाव सोसाइटी के लेवल पर करना होगा। उन छोटी छोटी गलतियों को करने के बजाय हमें उस वक्त ये सोचना है कि कैसे हम अपने परिवार को डरपोक की जगह लोगों को रिस्पेक्ट करना और एक जिम्मेदार इंसान बनना सिखाना है। और हमारे ये बुरे बिहेवियर जिसे कहीं ना कहीं छोटे भी अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए, उनमें बदलाव करना चाहिए। और अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो समस्या आसानी से समाप्त हो सकती है। और सेक्स एजुकेशन, दोस्तों जब हम एजुकेशनल रिफॉर्म की बात करते हैं तो सेक्स एजुकेशन को एक सब्जेक्ट की तरह क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं? बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में सिखाना जरूरी है। लोगों का अनकंफर्टेबल या फिर अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेड सिचुएशन से तुरंत कैसे बाहर आना है, ये जानना जरूरी है। देश में न जाने कितने पुरुष पिता, कितनी लड़कियां माता लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन नॉलेज की वजह से नहीं बन पा रहे हैं। इवन हमने ये भी देखा है कि एक क्रिमिनल यह भी रियलाइज नहीं करता है कि कंसेंट किसे कहते हैं, रेप क्या होता है। हमारा समाज भी रिफॉर्म को समझने के बजाय उन बदलावों पर उंगली उठाकर उसे सबक सिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। यहाँ सेक्स एक कंफर्टेबल थिंग है, लेकिन सेक्स एजुकेशन एक अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से रेप कल्चर पनप रहा है। पीरियड्स होना नेचुरल है, कंसेंट क्या होता है, इन चीजों की समझ समाज के हर इंसान को होनी जरूरी है, नहीं तो हमारा और हमारे आसपास का ही माहौल गंदा होता है। किसी को डिसरिस्पेक्ट करना बॉडी, कलर, कास्ट या उनकी सिचुएशन के हिसाब से एक माइंड हैरेसमेंट की ही कैटेगरी है, जिसमें आप सामने वाले के माइंड में एक ऐसी डार्क इमेज क्रिएट करते हैं जो गलत है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके घर में किसी सिचुएशन में लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है जस्ट बिकॉज वो लड़की है, तो सोचिए उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसके ऊपर क्या बीतती होगी। इसी तरह से किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को उसकी सिचुएशन के हिसाब से डिसरिस्पेक्ट करना, ये सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर के अंदर आती हैं। सेक्स एजुकेशन से सेक्सुअल डिजीज, सेक्सुअल अब्यूज यानी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। दोस्तों जब किसी अपराधी को डेथ पेनल्टी दी जाती है तो आम सोसाइटी को लगता है कि ऐसे क्राइम कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे क्राइम के और ज़्यादा एक्सट्रीम होने की संभावना बढ़ जाती है। केसेस की रेटिंग में कोई बदलाव नहीं होता। कोलंबिया के प्रोफेसर जेफरी फेगन ने अपने रिसर्च में दिखाया है कि ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है कि डेथ पेनल्टी से केसेस कम होते हैं। उल्टा रेप केसेस में विक्टिम पर प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि 93% ऑफ केसेस में रेपिस्ट कोई रिलेशन का करीबी या फिर घर का ही होता है। अब अगर सजा में डेथ पेनल्टी मिलेगी तो प्रेशर विक्टिम के ऊपर उसकी फैमिली से आएगा, और जिसमें अभी भी 90% ऑफ केसेस इंडिया में अनरिपोर्टेड हैं। यानी लोग ऐसे प्रेशर की वजह से कोई रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। और दूसरी बात, डेथ पेनल्टी से विक्टिम की जान को भी खतरा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, रेप के बाद रेपिस्ट विक्टिम को मार भी सकता है, छोड़ भी सकता है, लेकिन अगर सजा डेथ है, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वो सबूत को मिटाना चाहेगा, इससे विक्टिम की जान ले लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तीसरे टर्म में, मॉब लिंचिंग यानी पब्लिक को ऐसे अपराधियों को सौंप देने से या चुपचाप एनकाउंटर में मारना एक बैड आइडिया इसलिए है क्योंकि कई बार ये डिफाइन ही नहीं हो पाता है असली अपराधी सिर्फ एक है या कई और, या फिर जो कोई पकड़ा गया है वो कहीं निर्दोष तो नहीं। और ये सारी चीजें एक मैच्योर सोसाइटी को नहीं दिखाती हैं। इन जल्दबाजी के सॉल्यूशन से जस्टिस की जगह पर उल्टा अपराध को और छूट मिलती है, और कई बार विक्टिम की जान को खतरा जैसे अपराध संगीन होता जाता है। पुलिसिंग और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, इन सारी चीजों के बजाय हमें पॉलिसिंग को और ज्यादा बेहतर करना होगा। मतलब ऐसे सेंसिटिव एरियाज जहाँ पर केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, वहाँ पर पुलिसिंग को बढ़ाने से रेप कल्चर में काफी बदलाव हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप दुबई से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर अगर आप कोई जुर्म कहीं भी करेंगे तो अपने आप आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है और उन्हें इनडायरेक्टली एक सजा मिल जाती है, जिसमें उन्हें एक छोटी सी गलती पर भी एक अच्छी खासी सजा तुरंत मिल जाती है,
ऐसे साइकोलॉजिकल प्रभाव की वजह से वो सीधे रहते हैं। उसी तरह से अगर हम अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ पाएंगे किसी भी तरह के फार्मूले से और सारे रेप के केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की मदद से जल्द सॉल्व करेंगे तो ऐसे लोगों के ऊपर काफी प्रेशर बढ़ेगा और वो कोई भी जुर्म करने से एक्चुअल में डरेंगे। रेप कल्चर को खत्म करने के लिए हमें सोसाइटी के लेवल पर रिफॉर्म, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा। किसी भी तरह की खतरनाक गलती से बचकर अगर हम पॉलिसिंग और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ऐसे हम एक मैच्योर डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मैं हमेशा ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को, और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।